हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट उसकी तैयारी हम शुरू से कर रहे हैं। जब से नोटिफिकेशन आई थी उससे पहले से ही हम लोग तैयारी कर रहे थे, डिस्क्रिप्टिव और प्री की दोनों की। तो प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टार्ट कर दी है। इसके लिए हमारा पेड ग्रुप भी है, लेकिन आज हम एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कॉलेजियम है। ठीक है, इस पे मैंने ऑलरेडी पेड ग्रुप में दे चुका हूँ। जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर राइटिंग ऑलरेडी जो पेड ग्रुप है उसमें चलता है। तो उसी को आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक ऐसे राइटिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो लिखने का जो तरीका है वो डेवलप करना पड़ता है। ये वैसे ही नहीं है कि आप इसे रट के और कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सकें और अपना जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ ले सकें और अपना अधिक से अधिक लाभ लेकर अपना जो जॉब है उसको सुनिश्चित कर सकें। ये कुछ लिंक्स हैं जो आपको QR कोड दिए गए हैं, उसके बाद लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इसे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो ये कई जो सालों से चलता आ रहा है, जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है और जुडिशरी के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा चलता आ रहा है। जब से जो कॉलेजियम है, लगभग 90 के दशक में कॉलेजियम स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। क्योंकि जो कॉलेजियम है इसका कोई भी वर्णन संविधान में किया नहीं गया है। ठीक है, ये संविधान के लिए एलियन है। ये किरेन रिजिजू जो कि हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा था। तो एक जो ऐसे है, जो हमारा ऐसे है, वो आज इसी पे जो फोकस है कि कॉलेजियम जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड मतलब पार्लियामेंट, स्टेट एंड जुडिशरी। स्टेट का मतलब यहाँ पे भारत सरकार है, ना कि जो 28 स्टेट इंडिया में है वो उसकी चर्चा नहीं है। स्टेट का मतलब होता है देश। ठीक है, तो स्टेट का मतलब देश, मतलब भारत सरकार और जुडिशरी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके बारे में ये हमारा ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हमको टॉपिक को समझना जरूरी है, जो कि आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो ऐसे है उसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे का 3 पार्ट, इंट्रो, बॉडी पार्ट। ठीक है, इंट्रो के बाद बॉडी पार्ट आता है और बॉडी पार्ट के बाद जो हमारा सबसे लास्ट जो चीज़ होता है वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं 3 पार्टों पे फोकस करेंगे। इंट्रो, ठीक है, इंट्रो पे फोकस होना चाहिए, बॉडी पार्ट पे होना चाहिए और कंक्लूजन पे होना चाहिए। इन्हीं तीनों चीज़ों पे यदि आपका सामंजस्य मतलब बैलेंसिंग यदि आप सही से कर पाते हैं तो आपका ऐसे जो है वो बेस्ट होगा जो कंटेंट के साथ। ठीक है, आपका जो कंटेंट अच्छा हो तो उसके बाद जो डिलीवरिंग होते हैं, कंटेंट की जो डिलीवरिंग होती है वो अच्छी हो, तो आप अच्छे जो अंक हैं, अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा इंट्रो है वो लिख सकते हैं। तो इंट्रो लिखने का कई तरीका होता है, उनमें से सबसे बेस्ट तरीका वो होता है, 2 चीज़ें आपको लिखनी होगी। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो 2 चीज़ें आप लिखेंगे, या तो आप डेटा लिख दें। ठीक है, कोई भी डेटा फैक्ट्स लिख दें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होती हैं उनको लिख दें, या फिर कोई जो कोटेशन लिख दें। ठीक है, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अध्ययन करते हैं लोग, वो जो बोलते हैं इस इशू पे, वो कोटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, कंट्रोवर्शियल जो होता है वो नहीं लिखें, क्योंकि जब कंट्रोवर्शियल इंट्रो ही लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो जो कोटेशन है वो उसका सिलेक्शन अच्छे तरीके से करें कि किस तरह से करें। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होगी इंट्रो में क्या लिखना है। तो इंट्रो में या तो आप डेटा लिख सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है तो यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी है वो आर्टिकल्स जो इसके रिलेवेंट हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यदि आप वो नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कोटेशन लिख सकते हैं। इसके सहारे ही आप जो ऐसे है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो रफ पार्ट, जैसे ऐसे है वो मैं ऐसे तो यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लिखने के लिए जो रफ चाहिए, ठीक है, जो ऐसे लिखने के लिए रफ चाहिए वो एक रफ आपको वर्क करके रख लेना चाहिए, उसके बाद ही ऐसे लिखना चाहिए। क्योंकि इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो यदि आप रफ लिखेंगे तो आप याद कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है, और थॉट्स जो है वो याद कर पाएंगे। और दूसरा हो लिखने में, जब आप राइटिंग करेंगे ना, तो राइटिंग करते समय जब पॉइंट्स को देख देख के आप लिखेंगे, उनके अनुसार ही अपने जो पैराग्राफ्स हैं उनको तैयार करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। तो जो रफ़ तैयार करना आपके लिए अति आवश्यक है, तो रफ़ तैयार ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये एक रफ़ ही है जो कॉलेजियम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट,
इस पे ये रफ है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो जो इंट्रो है उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो इंट्रो की शुरुआत सीधा का सीधा आर्टिकल से की गई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो फैक्ट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 124 का जो 2 सब पार्ट 2 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट जज टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हायर, ठीक है, हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप जानते होंगे, जब जीएस पॉलिटी आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आप पढ़े होंगे आपने। तो यही चीज़ यहाँ पे सीधे सीधा लिख दी गई है। उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है कि द कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है वो चेंज हो रहा है तो आपको पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट्स हैं वो इंट्रो में ही आएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज इनमें होता है, ठीक है। तो यही कंसिस्ट करके दे कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट और एलिवेशन ऑफ जज टू द हायर कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जब आप प्रमोशन करते हैं, किसी एलिवेशन करते हैं, जो वो भी जो कॉलेजियम है वही करती है टू द सुप्रीम कोर्ट एंड एलिवेशन ऑफ जज टू द हाई कोर्ट एज चीफ जस्टिस। तो ये जितने भी तरीके होते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही किया जाता है, जो कॉलेजियम है उनके द्वारा ही किया जाता है। तो इन फैक्ट्स के अनुसार आप जो इंट्रो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आप इंट्रो अपना तैयार कर सकते हैं। इंट्रो लिखने के 50 तरीके होते हैं, आप कोई भी तरीका अपना चूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप लिखने का तरीका वो आप इसी तरह से लिखेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे पॉलिटी घुस रही है, ठीक है, पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगी है। जो कॉलेजियम है उस पर भी लिखें, जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर जो कर रहा है जो जुडिशरी है उसमें जो पार्लियामेंट का इंटरफेयर है, इन पे भी आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जो DPSP है हमारा, ये जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देता है, पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट रखता है, इन सब बातों पे भी बॉडी पार्ट में आप चर्चा कर सकते हैं। तो इन्हीं जो पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए हम बॉडी पार्ट पे मूव करते हैं। तो जो बॉडी पार्ट है उसकी शुरुआत कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो टॉपिक के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप टॉपिक के बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स आपको इंटरनेट है। इंटरनेट पे आप पढ़ें, कोई भी जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो सकते हैं उनसे भी आपको नॉलेज मिल सकती है। तो सबसे बेस्ट होगा वही RS TV आप देख सकते हैं। RS TV मतलब राज्यसभा TV, अभी तो इसका नाम संसद TV हो गया है, ठीक है। संसद TV आप देख सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आप कोई भी न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होंगे जो कि इससे रिलेटेड छपे होंगे वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो पॉइंट्स हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए बॉडी पार्ट में क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं। तो बॉडी पार्ट में 4 से 5 पैराग्राफ में यदि आप 4 पैराग्राफ लिख देते हैं तो आपके 500 वर्ड्स के जो ऐसे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना कोई मतलब उतना टफ तो नहीं है, लेकिन आसानी से लिखा जाएगा यदि मेहनत किया जाए तो जो इंट्रो है बॉडी पार्ट है उसमें क्या लिखना है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू आवर टॉपिक, ठीक है। सबसे आप जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड आप कंटेंट है उसको एक जगह लिख लें और उसको अरेंज करें इन करेक्ट ऑर्डर। किस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में, कि किस जो टॉपिक है उसके बाद जो कौन सा पॉइंट है उसके बाद कौन सा पॉइंट होना चाहिए, ना कि पहले ये पॉइंट होना चाहिए था और उसके बाद ये पॉइंट होना चाहिए था, वो आपने उल्टा कर दिया, पहले ये पॉइंट लिख दिया और उसके बाद ये पॉइंट लिखा। तो ये पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो करें, ठीक है, अरेंज करें सही जो फॉर्म है उसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, तो वही पॉइंट्स हैं उनको 3 से 4 पैराग्राफ में लिख लें, तो 500 वर्ड का ऐसे आपको आराम से लिखा जा सकता है। तो आपको जो पॉइंट्स है उनको कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, तो आप यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनके अनुसार आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस जो स्लाइड है यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट्स है वो लिखेंगे कि कॉलेजियम है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से कॉलेजियम आई, ठीक है। तो कॉलेजियम का इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो पहले तो बेसिक जो कॉलेजियम है उसके बारे में लिखेंगे कि इसमें 4 जज होते हैं, ठीक है। नहीं 4 जज नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू जस्ट नीड टू ब्रीफ ऑफ 3 जजमेंट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कॉलेजियम जो इवोल्यूशन हुआ वो उसके लिए जो 3 जजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। तो उन्हीं को आपको एलेबोरेट कर देना है थोड़े थोड़े से पार्टों में। तो सबसे जो पहला केस है वो क्या था, तो SP गुप्ता vs यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1981 में आया था ये
1981 में जो SP गुप्ता vs यूनियन ऑफ इंडिया, तो इस केस के बारे में आपको चर्चा करनी है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन पिटीशन रिकॉर्ड एसोसिएशन vs यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1993 में ये केस आया था, तो इसको भी आपको ब्रीफ करना होगा। और जो लास्ट केस है वो 1998 में आया था। द केस द प्रेसिडेंट रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट वाज सेंट क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंटें हैं इनको आपको एलोबरेट करना होगा। इन्हीं को आपको पैराग्राफ में थोड़े थोड़े से एलोबरेट करना होगा, जिससे आपके जो 500 वर्ड्स हैं 500 वर्ड्स के ऐसे पूरे हों रेलिवेंट पॉइंट्स के साथ। इसके लिए आपको जो आर्टिकल 143 है उसको रेफरेंस देना होगा, जो कि राष्ट्रपति का जो सलाह होता है, प्रेसिडेंट का जो सलाह होता है पार्लियामेंट के लिए, वो इसी से रिलेटेड है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि 2014, जैसा कि आपको पता होगा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें जो कॉलेजियम है उसको ख़त्म करके एक लाया गया था नेशनल जज अपॉइंटमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल जज अपॉइंटमेंट काउंसिल, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड कर दिया गया था, बोला गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे ख़त्म कर दिया गया था। तो इसके बारे में जितना भी रेलिवेंट पॉइंट है आपको कलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये क्यों ऑब्जेक्टेड किया गया, क्यों इसको हटाया गया, क्या ये रियल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसके क्या जो ड्रॉबैक्स थे, इन पे आप चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच थी उन्होंने इसे नल एंड वॉइड कर दिया, इसे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इन पे आप चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे आप जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो जुडिशरी है और पार्लियामेंट है, इसके बीच सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। आप जानते हैं DPSP से। ठीक है, DPSP में ये जो DPSP का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो वहाँ से आप इन पॉइंट्सों को जो बैलेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इनके क्या रिलेवेंस हैं, ये इन सब पे आप चर्चा करेंगे, तो आपका जो एसे है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। अब इन 3 पॉइंटों के बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है कि आपको इंक्लूड करना है कि लॉ मिनिस्टर, ठीक है, किरेन रिजिजू ने हाल ही में जो रिमार्क्स दिए हैं उनको ले सकते हैं। उससे पहले भी यदि आपको कोई रिमार्क्स इंटरनेट पे अच्छे मिल जाते हैं, उनको अपने जो नोट्स है, जो रफ आप तैयार कर रहे हैं, उसमें आप लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उन चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो आप एग्जाम हॉल में उसे नहीं लिख पाएंगे। तो लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू के जो रिमार्क्स है वो लिख लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका रिमार्क्स था, द इंटायर प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जज एज एलियन। ठीक है, ये हो गया। कॉलेजियम इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इन्होंने बोला था। द कॉलेजियम सिस्टम शुड बी रिजेक्टेड, ये भी इन्होंने बोला था। उसके बाद आप कंक्लूजन, बैलेंस कंक्लूजन आप तैयार करेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के सहारे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे आप जो हेल्प लेंगे, उसके जो हेल्प लेंगे, DPSP के आर्टिकल्स को आप हेल्प लेंगे, तो उससे आप इसे कर सकते हैं कि ट्राई टू राइट योर थॉट्स इन बैलेंस वे। यही आप जो बैलेंस है, ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है कंक्लूजन में। और जो ट्रांसपेरेंसी है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करने की आवश्यकता है कि किस तरह से जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर रहा था। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और जो नेपोटिज्म, मतलब कि भाई भतीजाबाद जो है, वो कैसे जो लॉ है उसको प्रभावित कर रही थी, इन सब पॉइंट्सों पे आप चर्चा करेंगे, तो आपका जो एसे है वो बेस्ट तैयार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेड ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा पेड ग्रुप चलता है। ये उसके जो मैंने टॉपिक दिया था उसी के सहारे जो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका ये लिखा हुआ ऐसे है। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऐसे लिखा गया है। तो ये जो PDF है, इसका मैं जो मेरा टेल चैनल है वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है द इंडियन जुडिशरी कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, वेयर एग्जिस्टिंग जज अपॉइंटमेंट टू द जो नेशनल होता है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो लिखे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो इंट्रो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो आर्टिकल 124(2) है उसकी चर्चा की गई है, उसके सहारे ही इन पॉइंट्स को लिखा गया है। ठीक है, उन्हीं जो मैंने फैक्ट्स शुरू में बताए थे स्टार्टिंग में, उन्हीं को ये यहाँ तक लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो जजमेंट्स जो 3 बताए थे उनको यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है। फर्स्ट जजमेंट हो गया, सेकंड जजमेंट हो गया, थर्ड जजमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन लिखने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से आप लिखेंगे अपना ऐसे, तो वो अट्रैक्टिव होगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसी तरह से आप ऐसे लिखने का प्रयास करें। जो ऐसे लिखा गया था
उसके बाद जो ऐसे के लिए जो फीडबैक्स होता है, जो सुधार की आवश्यकताएं होती है, वो यहाँ पे मैंने दिया था। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे जो राइटिंग है ये इंट्रो नॉर्मल था इसका। ठीक है, लेकिन ये से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको कोटेशन यूज़ करना चाहिए था इंट्रो पार्ट में। ठीक है, ना यूज किया तो इससे कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, जो आपको अब्सटेन करना होगा, आपको इससे परहेज करना होगा, रोकना होगा कि रॉन्ग फैक्ट्स आप नहीं लिखें। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिख दिया था कि जो कॉलेजियम है ये तभी स्टार्ट हुआ जब किरण रिजिजू ने ये मुद्दा उठाया, जबकि ऐसा नहीं था। कॉलेजियम का इशू जो है वो जब से आया था, लगभग 93 या 92 में कॉलेजियम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद कुछ ही सालों बाद ये कॉलेजियम है इसके लिए जो इसके विरोध में बातें आने लगी थी, तो ऐसा नहीं है। तो ये फैक्ट्स आपने गलत लिखा था, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे इनका लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि ऐसा लग रहा था पढ़ के कि ये मैंने सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम है उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, ना कि कॉलेजियम का जो कॉन्फ्लिक्ट है जुडिशियल और पार्लियामेंट के बीच, उसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा ट्राई आपको करना चाहिए कि ऐसे का जो टॉपिक है वो माइंड में आपके रहे, ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ, तभी आप जो अच्छी राइटिंग है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो रिव्यू था, जो फीडबैक था, वो दिया गया था। तो इसी तरह से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे चलता रहता है आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारे जो कंटेंट है वो इस तरह से टेलीग्राम में दिए जाते हैं, उसके बाद फीडबैक दिए जाते हैं। ये फ़ी है 449। ठीक है, 499। ठीक है, 500 रुपये फ़ी है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है, आपको लिंक भी मिल जाएगा, और मेरा यूज़र नेम आप लिख लें SAURA भी। ठीक है, सौरभ 25 सिंह, ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है। आप मुझे पर्सनली इस पर मैसेज कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो, और मैं ट्राई करूँगा कि मुझे यदि समय मिलता है तो मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करता रहूँ जिससे आपका हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सके और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ ले सके और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। ये कुछ लिंक्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।